Our next topic is mode of transmission. Mode of transmission का मतलब क्या है कि कैसे, कौन से माध्यम से जो हमारा इंफेक्शन है वो स्प्रेड हो रहा है, कैसे कैसे हो सकता है। मोड्स का मतलब ये है कि माध्यम, कौन कौन से माध्यम से हमारा जो इंफेक्शन है वो स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारे पास कॉन्टैक्ट। जब हम किसी भी पर्सन के कॉन्टेक्ट में आ रहे, कैसे आ सकते हैं हम लोग, या तो हम लोग डायरेक्ट आ जाए या फिर इनडायरेक्ट आ जाए। इनडायरेक्ट का क्या मतलब है कि हमें पता ही नहीं था कि वो पर्सन वहां पे कोई इन्फेक्शियस पर्सन था और हम लोगों ने सडनली वहां पर जाकर के अपने आप को उस साइट पर कुछ भी ऐसी सस्पेक्टेड हरकत की है। फॉर एग्जांपल वो पर्सन था, उसने स्नीज किया, उसने अपने हैंड्स का यूज किया स्नीजिंग के टाइम पे, और उसने क्या किया, वहीं पर उस हाथ को, अपने पाम को रख लिया टेबल पे। कुछ टाइम के बाद हम वहां पर गए और कोई पर्सन था नहीं, हम लोगों ने जाके सेम वहां पे ऐसे करके हैंड हम लोगों ने अपना प्लेस किया, एंड आफ्टर सम टाइम हम लोगों ने बिना हैंड हाइजीन परफॉर्म किए कुछ भी खा पी लिया या फिर और कोई भी सस्पेक्टेड हरकत की, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कोई भी परफॉर्मेंस दी हम लोगों ने। लाइक हम लोगों ने अपनी आईज को रब कर लिया या फिर हम लोग अपने नोज को तो समझ रहे हैं आप लोग बात को। कहने का क्या मतलब है कि आप लोग अपनी बॉडी के कांटेक्ट में खुद से किसी इंफेक्शन को लेके आ रहे हैं। इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी आप लोग बाहर जा रहे हैं तो किसी भी तरीके का कोई भी क्या ना करे, बिना हैंड हाइजीन परफॉर्म किए अपने फेस को बार बार टच ना करे, या फिर आप लोग हैंड हाइजीन के बगैर कुछ खाए पिए ना। बेसिकली बात ये होती है, बात समझ आई। तो सबसे पहले आता है हम लोग के पास कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन, जिसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरीके से आता है। डायरेक्ट बाय हैंड, स्किन, क्लॉथ। कैसे बोला जा सकता है, हैंड्स, आप लोग हैंड शेक कर रहे हैं, स्किन टू स्किन आप लोग कॉन्टैक्ट में जा रहे हो, या फिर आप वेयरिंग क्लॉथ का एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, आपने पहन लिया, देन उसने पहन लिया, देन उसने पहन लिया, देन उस वाली फ्रेंड ने पहन लिया, तो आप लोग अपने क्लॉथ को शेयर कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि किस पर्सन को किस तरीके का इंफेक्शन है, वो आपके ऊपर ट्रांसमिट हो सकता है। इनडायरेक्ट वे में कंटामिनेटेड सर्फेसेस एंड इक्विपमेंट्स आते हैं। इक्विपमेंट्स क्या, कैसे मैम हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो इक्विपमेंट्स कैसे हो सकते हैं कि कोई भी इंफेक्शियस पर्सन था, उसके ऊपर हम लोगों ने कोई भी इक्विपमेंट यूज किया, उसको स्टेरिलाइज अच्छे से नहीं किया है, एंड देन हम लोगों ने सेम इक्विपमेंट आपके ऊपर यूज कर दिया है, तो क्या हो सकता है, हमें इनडायरेक्टली, आप लोगों की तो कोई गलती नहीं थी, इनडायरेक्टली आप लोगों को वो क्या हो गया है, ट्रांसमिट हो गया है इंफेक्शन। सरफेस भी सेम ही होता है कि फॉर एग्जांपल आप लोग क्राउडेड एरिया में थे और किसी ने स्नीज किया और आप लोग उस कॉन्टेमिनेटेड एरिया के अंदर से, सरफेस के अंदर थे, या कुछ भी कांटेक्ट में आया आपके, तो आपको इन्फेक्शन हो गया। आपकी कोई गलती नहीं थी, आपने कोई लापरवाही नहीं की थी, बट फिर भी आप लोगों को इन्फेक्शन हो गया। ये होता है कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन। किसी के कॉन्टेक्ट में आने से, किसी के टच में आने से आपको जब कोई सी भी तरीके का इंफेक्शन हो रहा है। बात समझ आई जी मैम। उसके बाद सेकंड है एयरबोर्न ट्रांसमिशन। एयरबोर्न ट्रांसमिशन का मतलब क्या है कि हवा के द्वारा, बात समझ रहे हैं, हवा के द्वारा जब आप लोग को कोई भी ट्रांसमिशन हो रहा है इंफेक्शन का, उसको बोलते हैं, यहाँ पर आप लोग विद द एयर, विद O2 इंफेक्शन इनहेल कर रहे हैं। जैसे कि ड्रॉपलेट्स के थ्रू हो सकता है, डस्ट के थ्रू हो सकता है, एरोसोल्स के थ्रू हो सकता है। ड्रॉपलेट्स के थ्रू कैसे हो सकता है मैम, आप लोगों ने कफिंग की, स्नीजिंग की, ठीक है, आपके सामने कोई भी पर्सन है, उसने आपके सामने कफिंग कर दिया, स्नीजिंग कर दी, और आप लोग उसको एयरबोर्न मतलब कि विद O2 क्या करके इनहेल कर गए, तो वो आ जाता है इसके अंदर। डस्टिंग के अंदर क्या आ जाता है, डस्ट के अंदर कि कंटेमिनेटेड एयर पार्टिकल्स की हवा में ही कोई ऐसा इंफेक्शियस बैक्टीरिया, वायरस कुछ था जो कि आप लोग इनहेल कर गए हैं विद O2, तो हो सकता है। उसके बाद आता है एरोसोल्स। एरोसोल्स क्या होते हैं, किसी भी, जब आप लोग कोई लाइक परफॉर्म कर रहे हैं कोई भी प्रोसीजर, जैसे कि सक्शनिंग होगा, नेबुलाइजेशन होगा, उस टाइमिंग पे आप लोगों ने कंटेमिनेटेड कुछ यूज कर लिया है, या फिर वहां पे कोई बैक्टीरिया, वायरल की ग्रोथ हो रखी थी, कॉजिंग एजेंट की, उस टाइमिंग पे आपको हो सकता है। कहने का क्या मतलब है, एयरबोर्न के अंदर तीन तरीके का होता है हमारा, ड्रॉपलेट, और उसके बाद आता है एरोसोल्स एंड डस्ट। ड्रॉपलेट के अंदर क्या आता है कि कोई भी ड्रॉप्स थी वो आप लोगों ने इनहेल कर ली है। डस्ट के अंदर डस्ट पार्टिकल्स, जैसे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हो जाते हैं ना, उनको इनहेल कर लिया, उसकी वजह से हो रहा है। और लास्ट वन इज योर एरोसोल्स, जिसके अंदर आता है कि आप लोग सक्शनिंग या नेबुलाइजेशन कर रहे हैं, वहां पर आप लोगों को कोई भी बैक्टीरिया, वायरल, कॉजिंग एजेंट एंटर कर रहा है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और आप लोगों को इन्फेक्शन कर रहा है। बात समझ आई, क्लियर हुई ये बात। उसके बाद आता है ओरल ट्रांसमिशन, कि आप कुछ भी ऐसी परफॉर्मेंस कर रहे हैं कि आपको ओरली विद यूज ऑफ योर माउथ आप लोगों को इंफेक्शन हो रहा है। कैसे हो सकता है, आप लोगों ने इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, आप लोगों ने बिना हाथ धोए
बिना हैंड हाइजीन परफॉर्म किए या फिर कंटेमिनेटेड फूड इनहेल ईट कर लिया है। कैसे मैम, हम समझे नहीं है इस बात को, एक बार आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए। ज्यादा स्ट्रिक्ट पढ़ाई हो गया, अब थोड़ा सा एक फनी सा या फिर कोई ऐसा सिचुएशन सिनेरियो बता दीजिए हमें। तो क्या होता है, आप लोग जाते हैं फास्ट फूड खाने, ठीक है, गए मैम हम लोग तो मैम दीवाने हैं ऐसे फास्ट फूड के, हम तो ऐसे शौकीन होके खाते हैं बाहर जाके। वहां पर एक आंटी थी, वो बना रही थी फास्ट फूड। फॉर एग्जाम्पल वो बना रही थी बर्गर आप लोगों के लिए। मैम मुंह में पानी आ गया ऐसे तो, है ना, पढ़ लो, आ जाओ इधर ही वापसी। तो वो बना रहे थे बर्गर आप लोगों के लिए, और आप लोगों ने क्या किया, आप देख रहे थे या नहीं देख रहे थे, आप लोग, वो आंटी ने क्या किया, आप लोग का जब वो बर्गर बना रहे थे, उन्होंने क्या कर दिया, स्नीज कर दिया, कफ कर दिया, या फिर उन्होंने अपनी हैंड हाइजीन परफॉर्म नहीं की। उन्होंने, जैसे हम लोग बोल सकते हैं ना, उनके नेल्स काफी बड़े बड़े थे तो नेल्स के अंदर डस्ट था, उन्होंने क्या किया, उन्हीं हाथों के साथ आप लोग का बर्गर प्रिपेयर कर दिया, तैयार कर दिया, ठीक है। अब मैम हम तो बर्गर के शौकीन, हम तो बर्गर खाएंगे ही खाएंगे। आप लोगों को जैसे उन्होंने सर्व किया, आपने खा लिया, यहाँ पे आपकी गलती नहीं थी, कंटेमिनेटेड फूड था, कंटेमिनेटेड वो बर्गर था जो आप लोगों ने खा लिया, उसकी वजह से आप लोगों को क्या होगा, इन्फेक्शन हो सकता है। कई बार होता है ना कि हम लोग बाहर से फास्ट फूड खा के आते हैं और हमें बिना बात के कोई भी वायरल हो जाता है। कई बार हम लोगों को ऐसे इन्फेक्शन हो जाता है, स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है कि हम लोग भी समझ नहीं पाते कि हम लोगों ने किया क्या था, हमने तो कुछ ऐसा खाया भी नहीं, सिर्फ एक बर्गर ही तो खाया था मैम, सिर्फ मोमोज ही तो खाए थे मैम, यही होता है ना। तो वो ऐसे होता है कि हम लोगों ने कंटेमिनेटेड फूड या वाटर पी लिया है, बात समझ आए, कंटेमिनेटेड फूड खा लिया है या फिर हम लोगों ने वाटर को पी लिया है, बात समझ क्लियर। उसके बाद आता है पेरेंटल ट्रांसमिशन थ्रू इंजेक्शन, आईवी लाइन, सर्जिकल वुंड्स और ट्रांसफ्यूजन। आप लोगों को कोई भी इंफेक्शन जो है ट्रांसमिट हुआ है आपकी बॉडी के अंदर, देन आप लोगों को वो इंफेक्शन हो चुका है। किस किस के थ्रू हो सकता है इन्फेक्शन, आप लोग को इंजेक्शन के थ्रू हो सकता है, आईवी लाइंस के थ्रू हो सकता है, सर्जिकल वुंड के थ्रू हो सकता है, ट्रांसफ्यूजन के थ्रू हो सकता है। बात समझ आए, इतना क्लियर हुआ। अब मैम आपने इतना सारा पढ़ा दिया हमें कि एग्जैक्टली होता क्या है, इसके मोड्स क्या है, फैक्टर्स क्या है। मैम अब एग्जैक्टली बता तो दीजिए कि हमें बीमारियां कौन कौन सी हो सकती हैं, किस किस वे में हो सकती है। मैंने आप लोगों को 4 पॉइंट्स पहले पढ़ाए थे, जैसे कि वेंटिलेटर के थ्रू हो सकता है हमें, कैथेटराइजेशन के थ्रू हो सकता है, ब्लड स्ट्रीम आईवी लाइंस के थ्रू हो सकता है हमें, और क्या बताया था मैंने। अब इसके बाद आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ HAIS। टाइप्स ऑफ HAIS के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार का हमारे पास हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मैम हम लोगों ने यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो पढ़ रखा है, ये कैथेटर एसोसिएटेड क्या होता है, इसका मतलब है कैथेटर की वजह से आप लोगों को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, अकर्स ड्यू टू इंडवेलिंग यूरिनरी कैथेटर्स। इसके अंदर क्या होता है, कुछ कॉमन पैथोजेंस होते हैं जिनकी वजह से होता है, जैसे कि होता है आप लोग का इकोलाई, क्लैप्सिलिया एंड सुडोमोनास। 3 कॉमन पैथोजेंस है इसके, इकोलाई, क्लैप्सिलिया एंड सुडोमोनास। इसके बाद आता है बंडल ऑफ कोटी कि किस किस तरीके से आप लोग बचा सकते हैं, कैसे कैसे बचा सकते हैं। तो इंसर्ट कैथेटर व्हेन इट इज नेसेसरी, अगर नेसेसरी है तो ही आप लोग कैथेटर इंसर्ट करेंगे, इफ इट इज नॉट नेसेसरी देन डोंट इंडवेल इट, मत यूज कीजिए आप लोग, बात समझ आई। उसके बाद आता है आप लोग के पास यूज एसेप्टिक टेक्निक्स ड्यूरिंग इंसर्शन। जब आप लोग इंसर्ट कर रहे हैं एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज कीजिए। मैम कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग, परफॉर्म प्रॉपर हैंड हाइजीन, देन वियर ग्लव्स एंड देन इंसर्ट, बात समझ आई। आप लोग पहले हैंड हाइजीन परफॉर्म कीजिए, उसके बाद आप लोग ग्लव्स जो होते हैं हमारे पास उनको वियर कीजिए एंड देन इंसर्ट द कैथेटर इनटू एनी इंडिविजुअल एनी पेशेंट। उसके बाद आता है आप लोग का मेंटेन अ क्लोज ड्रेनेज सिस्टम। एक प्रॉपर क्लोज ड्रेनेज सिस्टम आप लोग को मेंटेन करके रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि जब आप लोग ओपन रखते हैं तो रिस्क ऑफ इंफेक्शन ज्यादा बढ़ जाता है, रिस्क ऑफ इंफेक्शन होता है वहां पर। सेकेंडली फ्लो होने के चांसेस होते हैं कि वो फ्लो हो जाए। उसके बाद आता है कीप बैग बिलो ब्लेडर लाइन। आप लोगों को ब्लेडर लेवल से नीचे रखना है अपने बैग को, यूरिनरी बैग को, या तो 48 आवर्स या फिर मोर देन 48 आवर्स आफ्टर यूज ऑफ 48 आवर्स। कैथेटराइजेशन जब हम लोग की 48 आवर्स के पार हो चुकी है तब आप लोगों को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। एनी इंडिविजुअल
कहने का क्या मतलब है, या तो 48 आवर्स या फिर उससे ज्यादा टाइमिंग के अंदर अगर आप लोग यूज कर रहे हैं कैथेटर को और उसको रिन्यू नहीं कर रहे हैं तो आप लोग को कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। बात समझ आई? जी मैम। उसके बाद सेकंड आता है आप लोग का सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, क्लैप्सी जिसको हम लोग बोलते हैं। इसके अंदर क्या, नाम से ही समझिए, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड मतलब सेंट्रल लाइन की वजह से क्या हो रहा है, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन हो रहा है। तो कैसे मैम, हम लोग समझे नहीं एग्जैक्टली। हैपेंस व्हेन जर्म्स एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम थ्रू अ सेंट्रल वीनस कैथेटर। आप लोगों ने सेंट्रल वीनस कैथेटर यूज किया है, उसकी वजह से जो जर्म्स है वो ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचे हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। इसके कॉमन पैथोजन कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड एंटेरोकोकस। दो इसके अंदर पैथोजन आप लोग ज्यादा देख सकते हैं, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड एंटेरोकोकस। उसके बाद आता है बंडल ऑफ क्लैप्सी। क्लैप्सी के अंदर क्या करना है हम लोग को, परफॉर्म हैंड हाइजीन बिफोर हैंडलिंग लाइन। जब आप लोग जो लाइन है आप लोग जब भी चेक करने जा रहे हैं सेंट्रल वीनस लाइन, देन परफॉर्म हैंड हाइजीन। उसके बाद आता है यूजफुल बैरियर प्रिकॉशंस ड्यूरिंग इंसर्शन लाइक कैप, मास्क, स्टाइल, गाउन, ग्लव्स। आप लोग पूरी की पूरी पीपीई पहन करके जाएंगे जब आप लोग क्या करने जा रहे हैं, इंसर्ट करने जा रहे हैं। ड्यूरिंग इंसर्शन आप लोग को कैप भी पहननी है, आप लोग को मास्क भी पहनना है, स्टेराइल गाउन, स्टेराइल ग्लव्स, ये सब कुछ वियर करके आप लोग क्या करेंगे, इंसर्शन करेंगे। उसके बाद क्या आता है, चूज ऑप्टिमल इंसर्शन साइट। एक ऑप्टिमल साइट देखनी है आप लोगों को, ये नहीं कि कहीं पर भी आप लोग इंसर्ट करें किसी भी वेन के अंदर, नहीं, आप लोग को एक प्रॉपर जो है आप लोग को प्रॉपर किसी भी ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या करनी है, इंसर्शन करनी है। अवॉइड फीमोरल वेन इन अडल्ट के अंदर फीमोरल जो आप लोग की वेन होती है उसको अवॉइड करना है। मोर देन 48 आवर्स आफ्टर इंसर्शन, ये वाला भी आप लोग को मोर देन 48 आवर्स, या तो 48 आवर्स या फिर मोर देन 48 आवर्स के अंदर इंसर्शन के बाद आप लोगों को ये वाला इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। इसके बाद आता है आप लोगों का वैप। वैप क्या होता है, वैप जो होता है आप लोगों का वेंटिलेशन से रिलेटेड होता है, कि वेंटिलेटर की वजह से आप लोगों को क्या हो रहा है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, कि वेंटिलेटर की वजह से हो रहा है। बात समझ आई? नेक्स्ट वन इज वैप। वैप क्या होता है हमारा, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। वेंटिलेटर की वजह से हमें निमोनिया हो रहा है। डेवलप्स इन पेशेंट ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशन फॉर मोर देन 48 आवर्स। 48 आवर्स से ज्यादा के लिए कोई भी पेशेंट जो है मैकेनिकल वेंटिलेशन पर रह रहा है और हम उसको प्रॉपर जो हमारा एसेप्टिक टेक्निक्स के साथ उसको डील नहीं कर रहे हैं, तो उनको क्या होने के ज्यादा चांसेस है, वैप होने के ज्यादा चांसेस है। इसके कॉमन पैथोजन कौन से हमारे, सुडोमोनास, एमआरएसए एंड क्लैप्सिलिया, ये हमारे क्या है, कॉमन पैथोजन है। उसके बाद आता है बंडल ऑफ वैप। बंडल ऑफ वेब के अंदर क्या आता है हमारे पास, एलिवेटेड हेड ऑफ बेड। हम लोग को अपना जो बेड का हेड है वो 30 to 45 डिग्री पर क्या करना है, एलिवेट करके रखना है। स्टॉप सेडेशंस डेली, हम लोग को जो सेडेशंस है वो डेली के डेली नहीं देने हैं, स्टॉप करने हैं। चेक इफ पेशेंट कैन ब्रीथ विदाउट वेंटिलेटर, अगर पेशेंट बिना वेंटिलेटर के ब्रेथ कर पा रहा है, ब्रेथ ले पा रहा है, तो हम लोग को क्या करना है, उसको हटा देना वहां से। अगर नहीं ले पा रहा है तो हम लोग रखेंगे। क्लीन माउथ रेगुलरली हम लोगों को जो पेशेंट का माउथ है वो क्लीन करते रहना है। रिड्यूसेस बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन, बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन को जो रिड्यूस कर देता है। अगर पेशेंट मोर देन 48 आवर्स या फिर 48 आवर्स से लेकर के 72 आवर्स तक इस चीज पर है, वेंटिलेटर पर है, आफ्टर इंट्यूबेशन, तो वैप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये है हमारा वैप। वैप क्या है, ये जब मैकेनिकल वेंटिलेशन पर पेशेंट 48 आवर्स से ज्यादा और हम एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज नहीं कर रहे हैं तो हमें वैप देखने को मिलता है। कॉमन पैथोजन क्या है, सूडोमोनास, एमआरएसए एंड क्लैप्सिलिया। उसके बाद बंडल ऑफ वैप क्या है, एलिवेटेड हेड है बेड का 30 to 45 डिग्री पर। सेडेशंस को स्टॉप कर देना चाहिए अगर पेशेंट जो है विदाउट वेंटिलेटर क्या करना कर पा रहा है, ब्रेथ कर पा रहा है। क्लीन माउथ रेगुलरली रिड्यूसेस बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन एंड 48 to 70 आवर्स आफ्टर इंट्यूबेशन हमें वैप देखने के चांसेस ज्यादा मिलते हैं अगर हम लोग एसेप्टिक टेक्निक्स यूज नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आता है एसएसआई। एसएसआई क्या होता है, सर्जिकल साइट इंफेक्शन, कि कोई भी हम लोगों ने सर्जिकल क्या किया है, इंसिजन लगाया है, उसको हम लोग क्लीन नहीं कर रहे हैं एसेप्टिक तरीके से, उसकी केयर नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है, इंफेक्शन देखने को मिल रहा है।
ये विद इन 30 डेज हम लोग को देखने को मिलता है। कितने दिन के अंदर हमें देखने को मिलता है? विद इन 30 डेज। कॉमन पैथोजन क्या क्या है इसके अंदर? हमारे स्टेफाइलोकोकस ओरियस एंड एंटेरोकोकस, दो बैक्टीरिया है जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। फर्स्ट वन इज स्टेफाइलोकोकस ओरियस एंड सेकंड वन इज एंटेरोकोकस। बंडल ऑफ एसएसआई क्या है हमारे पास? प्री ऑफ एंटीबायोटिक्स विद इन 60 मिनट्स बिफोर इंसिजन। इंसिजन के 60 मिनट्स पहले ही हम लोगों को प्री ऑपरेटिव केयर के अंदर एंटीबायोटिक प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। प्रॉपर सर्जिकल हैंड स्क्रब, स्टेराइल टेक्निक्स के साथ हम लोगों को क्या करना है? पेशेंट के पास जाना है, प्रॉपर सर्जिकल हैंड स्क्रब करना है और स्टेराइल टेक्निक्स के साथ ही हम लोग क्या है? पेशेंट के पास जाएंगे। उसके बाद आता है कंट्रोल ब्लड शुगर, स्पेशली इन डायबिटिक पेशेंट। अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उसके अंदर हम लोगों को क्या करना है? ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखना है। ये था आप लोगों का एसएसआई, सर्जिकल साइट इंफेक्शन। इतना समझ आया आप लोगों को? एग्जैक्टली हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है अभी, वो सब कुछ क्लियर हुआ। एग्जैक्टली हम लोगों ने कहाँ से शुरू किया था? HAIS से किया था कि होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। देन हम लोगों ने मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? इसके टाइप्स पढ़े हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एग्जैक्टली होता कैसे कैसे है। ठीक है, इसके बंडल्स हम लोगों ने पढ़ लिया है। यहीं पर हम लोगों का जो टॉपिक है वो खत्म होता है, दैट इज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेक श्योर आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।